चलिए, तो हम लोग कल जो पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। तो आप लोगों को एक बार याद दिला दिया जाए कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आवेश क्या मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि आवेश अगर रुका हुआ होता है तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं, आवेश अगर गतिमान होता है तो गतिक वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने कल जो चर्चा की थी आवेश के बारे में की थी। ठीक है। किसके बारे में बताया था मैंने? आवेश के बारे में बताया। तो एक बार और देख लेते हैं आवेश। ठीक। तो आवेश मैंने बताया था कि किसी भी पदार्थ का, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, चार्ज। ठीक है। आवेश के बारे में मैंने बताया था कि आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के मध्य क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल या वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है। अब देखिए, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो उसको बोलेंगे चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच बॉडी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो चार्ज होता है इसको क्यू से डिनोट करते हैं। आप मन करें तो कैपिटल क्यू से या मन करें तो स्मॉल क्यू से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्या होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट मतलब मात्रक। एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। मैंने इसका बताया था सीजीएस मात्रक। क्या बताया था, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक मैंने इसका सीजीएस मात्रक बताया था कि क्या होता है, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। ठीक है। इसको बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं, ईएसयू। ठीक। और मैंने बताया था कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। इतना तो बात हो गया था। इस ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मीन्स क्या होगा, ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है? फिर मैंने किसके बारे में बताया था, मैंने बताया था कि क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया था कि परम एक होता है, एक और मात्रक होता है परम कूलाम। क्या होता है, परम कूलाम। इसको परम कूलाम बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर है ये एबी कूलाम से। एबी कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये भी एक इसका मात्रक होता है। ठीक है। और एक एब्सोल्यूट कूलाम में 1/10, एक एब्सोल्यूट कूलाम में जो आपका होता है 10 कूलाम होता है। कितना कूलाम होता है, 10 कूलाम होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक। इसके बाद से इसका एक बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, बड़ा मात्रक। बड़ा मात्रक मतलब बिग यूनिट, लार्ज यूनिट। इसको बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। इसको एफ से डिनोट करते हैं। और इस फैराडे में क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। 96,500 कूलाम होता है। ठीक है। तो इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो ये इसका मात्रक है, आपको मात्रक याद रखना है। ठीक ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या कीजिए, मात्रकों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए। आवेश के मात्रकों को क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि आवेश के मात्रकों को बढ़ते क्रम में सजाएं। आवेश के मात्रकों को बढ़ते क्रम में सजाएं, में रखें या घटते क्रम में रखें। ठीक ना। बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक ना। ठीक। घटते क्रम में रखें। तो सबसे पहले आपको अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उससे बड़ा मात्रक कौन होता है, फैराडे से बड़ा एबी कूलाम। एबी कूलाम। ठीक। फिर उससे छोटा कौन होता है, तो उससे छोटा आपका होता है
कूलाम। उससे छोटा क्या होता है? कूलाम। फिर उससे छोटा कौन होता है? तो ESC होता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम है, इस क्रम को याद रखना है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में आपको इस क्रम को याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए मैंने कहा क्या क्या कहा कि आवेश को उत्पन्न किया जाता है। तो आवेश को उत्पन्न करने की कुछ विधियां होती है। आवेश ऐसा नहीं ना है कि यहाँ से निकाल के उस पर डाल दो, कि निकालो और डाल दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आवेश को क्या है? उत्पन्न करने की कुछ विधियां हैं। अब देखिए कभी कभी परिभाषा पूछ देता है आपसे कि एक कूलाम किसे कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। एक कूलाम क्या होता है? एक कूलाम क्या होता है? ठीक, तो एक कूलाम क्या होता है कि यदि आपके पास एक तार है, क्या है? एक वायर है। क्या है? एक वायर है, और इसमें 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। कितने सेकंड, कितने देर तक? तो 1 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक। तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होगी उसको बोलेंगे एक कूलाम। क्या बोलेंगे? एक कूलाम। बात समझ में आ रहा है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उससे निकलने वाले आवेश की मात्रा को एक कूलाम कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना हो गया। और हमको अब मेन पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेन हमको आगे क्या पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, आवेशन की विधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आवेशन की विधि। तो ये बात समझ में आ रहा है? साथ में नोट्स का, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नोट्स का PDF इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आवेशन की विधि पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल तो ऐसे नहीं सकता कि कोई हमारा कुछ है पैकेट है उसमें से निकाल कर दे दिए। ठीक है, तो आवेशन की विधि, आवेशन की विधि मतलब आवेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग। क्या बोलते हैं? चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने मतलब उस पर आवेश को लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो आवेशित करने की प्रक्रिया है, ये क्या है? आवेशित करने की प्रक्रिया है। आवेशित करने की प्रक्रिया। ठीक है, आवेशित करने की प्रक्रिया तो क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो यह प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली प्रक्रिया होती है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, दूसरी प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। ठीक, और तीसरी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। और इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, तो ये आपकी 3 विधियां हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है कि घर्षण द्वारा आवेशन वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में। 2 वस्तुएं होंगी तो उन दोनों वस्तु, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये हमारे पास एक वस्तु है, इन दोनों वस्तु A को और B को रगड़ा गया। रगड़ने से क्या होगा कि रगड़ने से आपको पता है कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु में बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से रगड़ने से इलेक्ट्रॉन इस पे जाने लगते हैं, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है? कोई भी वस्तु धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनावेशित। तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और ये कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। इस तरह से वस्तु दोनों ही क्या हो गए? आवेशित हो गए। तो घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तुओं को क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं इस विधि में 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। ठीक है,
और इस विधि में कभी भी एक बात ध्यान देंगे कि क्या होता है कि आवेश जो आता है दोनों पर सेम आता है। जैसे इस पे अगर Q आवेश आया तो इस पे भी Q आवेश आएगा, समान किंतु विपरीत आवेश आता है। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए कोई आवेशित रॉड है, ये आवेशित कोई हमारे पास एक रॉड है, ठीक, और हमारे पास एक कोई अनावेशित वस्तु है। हम इसको और इसको संपर्क में ला देते हैं। आवेशित वस्तु का संपर्क में, आवेशित वस्तु के संपर्क में उदासीन वस्तु को ला देते हैं। किसको? उदासीन वस्तु को। लाने से क्या होता है कि यहाँ से जो आवेश है इस पे जाने लगते हैं, इस पे जाने लगते हैं, और तब तक जाते हैं कि जब तक कि दोनों पर आवेश समान ना हो जाए। और ये एक रूल है कि कब तक जाएगा। अगर बॉडी दोनों का जो बॉडी का जो साइज़ है वो सेम है तो दोनों पे जब तक आवेश बराबर ना हो जाए तब तक आवेश जाता है, ठीक। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें वस्तु को संपर्क में लाया जा रहा है, ठीक ना। इसमें लाया जा रहा है संपर्क में, वस्तु को संपर्क में लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि दो वस्तु को रगड़ने से अगर वस्तु आवेशित होती है तो उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने पे वस्तु आवेशित होती है तो उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और प्रेरणा द्वारा आवेशन में क्या होता है कि इसमें देखिए कोई वस्तु आवेशित है और कोई वस्तु अनावेशित है। तो आवेश, अब आपको पता है कि कोई वस्तु उदासीन है तो इस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होगा, प्लस और माइनस दोनों होगा। इस प्लस और माइनस के वजह से अभी ये दूर है, अभी ये जो है ये क्या है, ये आवेशित वस्तु इससे दूर है तो इस पर ये बिखरा हुआ है प्लस और माइनस। लेकिन जैसे ही इसको आप पास में लाएंगे, इस वस्तु को, इस धनावेशित वस्तु को इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे धन है तो ये ऋण वाले को अपनी ओर खींच लेगा और धन वाले को क्या कर देगा, धक्का दे देगा। फिर आप एक वायर से इस धन को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वाले को निकाल लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केवल इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, प्रेरणा द्वारा आवेशन किया जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं इस विधि को। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी आवेशित वस्तु के प्रभाव से उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। इस विधि में किसी आवेशित वस्तु के प्रभाव से उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। इस विधि में आवेशित वस्तु के संपर्क से उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। और इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाती है। तो ये तीन विधियां हैं क्या करने के लिए, वस्तु को आवेशित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, आवेश के कुछ गुण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, आवेश के कुछ गुण पढ़ने हैं। तो गुण देखेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग देखेंगे आवेश के गुण, ठीक ना। आवेश के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो आवेश के गुण, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया आवेश के गुण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। आवेश के गुण। तो आपको सबसे पहले गुण में ये बात तो पता होनी चाहिए कि आवेश का सबसे पहला गुण ये है कि आवेश अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। पहला गुण याद हुआ, आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि। दूसरा गुण, आवेश स्थानांतरित होता है। क्या होता है, आवेश स्थानांतरित होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे भेजा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आवेश जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। पहला तो आवेश अदिश राशि है, दूसरा आवेश स्थानांतरित होता है। तीसरा, आवेश जो होता है द्रव्यमान के साथ बद्ध होता है, द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है, ठीक। मतलब कि आवेश कभी भी किसी वस्तु पर जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर, मतलब अपने द्रव्यमान को लेकर जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु पे अगर आवेश है तो इसका मतलब उस पर क्या है, द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि एक वस्तु, ठीक, मान लीजिए कि एक, मैं पूछूं आपसे कि एक वस्तु है, इसने क्या किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। तो 10 इलेक्ट्रॉन दिया तो बताइए इसके द्रव्यमान में, वस्तु ए के द्रव्यमान में और वस्तु के बी के द्रव्यमान में, किसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई और किसके द्रव्यमान में कमी हुई। तो हम जानते हैं कि ए से इलेक्ट्रॉन को दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, अपना एक द्रव्यमान होता है। तो क्या होगा कि ए में ए के द्रव्यमान में कमी होगी
और b के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, b के द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया। तो द्रव्यमान के साथ आवेश क्या होता है, संबद्ध होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तीसरा बात ये होता है कि आवेश संरक्षित रहता है। क्या होता है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होने का मतलब कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये वस्तु है, इस पे एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। इस पे मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 10 ही प्रोटॉन है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक। तो मैं पूछूं कि बताइए कि A पर, वस्तु A पर कितना आवेश है, तो आप क्या बोलेंगे, जितना ऋण है उतना धन है, तो ये मिल के क्या हो गया, 0। मैं पूछूं कि B वाले पे कितना आवेश है, तो आप क्या बोलेंगे, जितना धन है और जितना ऋण है मिलकर क्या हो गया, 0। अगर मैं बोलूँ कि क्या बताइए सिस्टम पे Q पूरे निकाय पर, सिस्टम मतलब निकाय, पूरे निकाय पर कितना आवेश है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी 0 है, क्योंकि जितना पूरे निकाय में इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो ये भी 0। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रगड़ दूं और इसके बाद मैं ये क्या कहूँ कि अब बताइए कि अगर A से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर B पर चला गया, A से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके B पर चला गया, तो अब बताइए कि इस पे Q पर कितना आवेश होगा। तो देखिए Q पर जो टोटल आवेश होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे एक धन आवेश आ जाएगा, और QB पर क्या आएगा, एक ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। लेकिन सिस्टम पे क्या होगा, टोटल आवेश क्या होगा, 0 अभी भी होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर आते हैं हम बात किस पे, तो आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। कौन, आवेश। आवेश क्या करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर ले, आवेश को धीरे धीरे ले जाए या तेजी से ले जाए, उसका आवेश चेंज नहीं होगा, उस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो चेंज नहीं होगी। और एक बात आप ये जानेंगे कि जबकि द्रव्यमान आप जब पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि द्रव्यमान को अगर बहुत तेज़ी से ले जाया जाए तो उसका क्या होता है, वेग बदलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि Q/m का अनुपात वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है अथवा नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो Q/m को अगर हम लोग ठीक से देखें, Q/m को अगर ठीक से देखें तो आपको पता है कि जो m होता है, देखिए दो तरह से चल सकता है ना आवेश और द्रव्यमान। तो एक तो क्या होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आवेश कभी भी जाएगा तो उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक, और द्रव्यमान के साथ ही हो जाएगा कहीं पर भी। तो एक तो आवेश क्या चलेगा, मंद गति से चलेगा, मंद मतलब धीरे गति से, मंद गति होगी उसकी, धीमी गति होगी। धीमी गति में एक बात बताइए कि द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान नियत होता है। द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है, कब, धीमी गति में। और जो आवेश होता है वो भी आप जानते हैं कि धीमी गति हो या कुछ भी हो, वो हमेशा नियत ही होता है, बदलता नहीं है। तो इसका जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, वो भी नियत ही होगा। मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात मंद गति में, मंद मतलब धीमी गति में नियत होता है, जबकि वही तीव्र गति में लिया जाए तो m क्या होगा, m जो होगा वो नियत नहीं होता है। तीव्र गति में क्या होता है, m बदलता है। जैसे अगर किसी वस्तु को धीरे धीरे चलता है तो m में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन वो तेज़ी से चलता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक। अगर Q का बात किया जाए तो Q निर्भर नहीं करता, नियत होता है, Q नियत होता है। तो अगर मैं बोलूँ Q/m बताओ तो Q/m भी नियत नहीं होगा, क्योंकि m नियत नहीं है, और ये क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि यदि अगर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है मंद गति में क्या होता है, नियत होता है, जबकि तीव्र गति में क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये बात समझ में आया। आवेश क्या है, अदिश राशि है, आवेश
स्थानांतरित होता है, आवेश द्रव्यमान के साथ बद्ध होता है और आवेश संरक्षित होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले गुण पे जाते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में क्या संभव नहीं है। ठीक, क्या संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन अगर आपको दे दे कि Q इज इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दे दे Q इज नॉट इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0 और M इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और डी नंबर दे देता है कि Q इज इक्वल टू 0 और M इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑप्शन है और इसमें बताना है कि कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। अगला जो इसमें गुण आता है वो हम लोग देखते हैं कि अगला गुण क्या है। ठीक है, तो अगला गुण जो हमारा है उसको देखते हैं क्या है कि आवेश जो होता है निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इतना बात हो गया। अब देखिए इसके आगे जो बात है, अभी प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी हैं और वो प्रॉपर्टीज़ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और आगे की जो वीडियो है उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्लास में थोड़ा सा हम लोग इससे आगे चल रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें टॉपिक्स हमारे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में यह है कि स्टार्ट से थोड़ा शुरू कर दिया जाए कि वीडियो पूरा कंप्लीट रहे। मान लीजिए फ्यूचर में कोई और भी देखे तो उसको कंप्लीट वीडियो मिले, आधा ना मिले। इसीलिए मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग से शुरू कर दिया है। एक बार आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का वीडियो कल देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है।